क्रैश कोर्स सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और अभी चल रहा है यूनिट 4, जिसमें हम लोग चैप्टर 11 पढ़ चुके हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन, चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, प्लांट्स जो है वो क्या ब्रीथ करते हैं सच में, या इनमें गैसेस एक्सचेंज जो है वो किसी दूसरे तरीके से होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में, फर्मेंटेशन के बारे में, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट का मतलब कितना इनपुट कितना आउटपुट होता है। एम्फीबोलिक पाथवे के बारे में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन जो है वो प्योरली कैटाबोलिक नहीं होता है, ये एक एम्फीबोलिक पाथवे है। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी क्वोशेंट के बारे में कि कितना CO2 जो है इवॉल्व होता है, कितना ऑक्सीजन इनपुट होता है, कितना CO2 का आउटपुट होता है, उसके रेशियो के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के वेटेज की। तो इस चैप्टर से जनरली 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं। जनरली ग्लाइकोलिसिस के बारे में पूछा जाता है या फिर क्रेब्स साइकिल के बारे में पूछा जाता है। एक आधा क्वेश्चन इधर उधर से हो सकता है, जैसे लिंक रिएक्शन के बारे में पूछ दिया, एम्फीबोलिक पाथवे में जो है वो प्रोटीन फैट कहाँ से एंटर करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ऑल ऑफ अस ब्रीद, हम सभी सांस लेते हैं जिंदा रहने के लिए। तो ये जो ब्रीदिंग है ये इतनी इसेंशियल क्यों है लाइफ के लिए? क्या होता है जब हम ब्रीथ करते हैं? क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ करते हैं? क्या प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं? क्या माइक्रोब्स भी ब्रीथ करते हैं? और अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे करते हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स कैसे ब्रीथ करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग एक फैक्ट पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल सी चीज़, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की आवश्यकता होती है अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को करने के लिए। वो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, ट्रांसपोर्ट हो, मूवमेंट हो, रिप्रोडक्शन हो, और चाहे ब्रीदिंग ही क्यों ना हो, ब्रीदिंग के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो एनर्जी है, इतनी सारी एनर्जी आती कहाँ से है? तो ये एनर्जी जो भी हम भोजन खाते हैं, तो फूड इनटेक करते हैं एनर्जी के लिए। अब सवाल ये उठता है कि ये एनर्जी फूड से कैसे निकाली जाती है, कैसे एक्सट्रैक्ट होती है, तो फिर ये एनर्जी कैसे यूटिलाइज होती है? क्या सभी फूड जो है वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं? क्या प्लांट्स खाते हैं? और प्लांट जो है इस एनर्जी को कहाँ से प्राप्त करते हैं? माइक्रोब्स के बारे में बात करी गई, माइक्रोब्स जो है वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करते हैं? क्या वे भी फूड खाते हैं? तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अराइज हो रहे हैं और अब ये लग रहा है कि सारे क्वेश्चंस बड़े डिसकनेक्टेड हैं, बट रियलिटी में जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का वो वेरी मच कनेक्टेड होता है रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड से, कि जो प्रोसेस है जो फूड से एनर्जी रिलीज़ करता है और ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो आपस में रिलेटेड होता है। तो आगे समझते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है। जितनी भी एनर्जी जो लाइफ प्रोसेसेस में रिक्वायर्ड होती है ये कहाँ से ऑब्टेन होती है? ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वी कॉल फूड। ये एनर्जी जो है कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन से ऑब्टेन होती है, जिनको हम फूड बोलते हैं। केवल ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया अपना फूड खुद से बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। तो ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, इसको केमिकल एनर्जी पे कन्वर्ट करते हैं, जो कि बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में, बॉन्ड्स की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट में स्टोर हो जाता है, जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर स्टार्च। तो ये सब बातें हम लोग फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं आगे कि ग्रीन प्लांट्स में, मतलब सभी सेल्स में, नॉट ऑल सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स फोटोसिंथेसाइज। तो ग्रीन प्लांट्स में सारी सेल्स, सारे टिश्यूज, सारे ऑर्गन्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, केवल उन्हीं सेल्स में फोटोसिंथेसिस होती है जहाँ में क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। और क्लोरोप्लास्ट जनरली सुपरफिशियल लेयर्स में होता है, वहीं पर फोटोसिंथेसिस होती है। तो जो ग्रीन प्लांट हैं उनमें जो भी दूसरे ऑर्गन हैं, टिश्यू हैं, सेल्स हैं जो कि नॉन ग्रीन हैं, उनको भोजन की आवश्यकता होती है ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो जो फूड है वो सभी नॉन ग्रीन पार्ट से ट्रांसलोकेट, मतलब ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट्स को ट्रांसलोकेट होता है, फूड वहाँ जो है वो रिक्वायर्ड होता है तो वहाँ भेजा जाता है। एनिमल्स की हम बात करें तो एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना फूड खुद से नहीं बनाते, वो अपना फूड जो है वो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। तो हर्बीवोर्स जो होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं, हर्बीवोर्स डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। कार्निवोर्स जो है वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग सेप्रोफाइट्स की बात करें, जैसे कि फंगाई,
तो ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होता है, और जो बेसिकली कहाँ से आया, तो सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप किया प्लांट ने बनाया फूड, और फूड उस प्लांट को एनिमल ने खाया, एनिमल को दूसरे एनिमल ने खाया, और अगर इन तीनों की डेथ हो गई, प्लांट की, उस फर्स्ट एनिमल की जो हर्बीवोर है, जो सेकंड एनिमल जो कार्निवोर है, इनकी अगर डेथ हो गई तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर बन गया, उस पर बैक्टीरिया ने मौज करी, फंगस ने मौज करी। तो what is important to recognize is that ultimately all food that is prepared for life comes from photosynthesis। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जितना भी फूड लाइफ प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होता है ये फोटोसिंथेसिस से आता है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं, मतलब कि उस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं जो फूड मटेरियल्स का ब्रेकडाउन कॉज करता है सेल में, और एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो रिलीज्ड एनर्जी है इसको ट्रैप किया जाता है एटीपी की सिंथेसिस करके, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी फिर से बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करी जाती है। फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है यूकारियोट्स के केस में, जबकि जो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है एनर्जी को ईल्ड करने के लिए ये साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये भी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी यूकारियोट्स में ही पाया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली होता है क्या है, सीसी बॉन्ड्स जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के हैं, ऑक्सीडेशन से उनका जो बॉन्ड है उसकी ब्रेकिंग होती है सेल्स के अंदर, और इससे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और यही प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। वो कंपाउंड्स जिनको ऑक्सीडाइज किया जाता है, द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की हम लोग बात कर रहे थे। जनरली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये ऑक्सीडाइज होते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए, लेकिन प्रोटीन, फैट और कभी कभी ऑर्गेनिक एसिड का भी इस्तेमाल हो सकता है रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस के रूप में, कुछ प्लांट्स में देखने को मिलता है अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस में। तो ऑक्सीडेशन जब किसी सेल में हो रहा होता है तो जो भी एनर्जी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स में होती है, मतलब सारी की सारी जो एनर्जी है वो रिलीज़ नहीं होती, वो फ्री रिलीज़ नहीं होती है सेल में और इन ए सिंगल स्टेप, और सारी की सारी एनर्जी जो है वो फ्री नहीं हो पाती, दूसरी चीज़ सिंगल स्टेप में नहीं रिलीज़ होती है। तो ये जो रिलीज है एनर्जी की, ये स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस में होती है जो कि एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, और फिर इसको केमिकल एनर्जी की फॉर्म में ट्रैप कर लिया जाता है एटीपी की फॉर्म में। तो हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है ऑक्सीडेशन से रेस्पिरेशन में, उसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसे एटीपी सिंथेसाइज कर सकते हैं, और एटीपी को हम कहीं भी ब्रोक डाउन कर सकते हैं। जहाँ भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जो थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी चलती रहती है। तो एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी के रूप में काम करता है। जो एनर्जी ट्रैप्ड होता है एटीपी में, ये यूटिलाइज करी जाती है वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर, और जो कार्बन स्केलेटन होता है जो प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के दौरान, ये दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बायोसिंथेसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेल में। ठीक, तो नेक्स्ट जो सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है वो है, क्या प्लांट्स ब्रीदिंग करते हैं? डू प्लांट्स ब्रीथ? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। तो इसका सीधा सीधा कोई आंसर नहीं हो सकता। हाँ, प्लांट्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेशन के लिए, और ये CO2 भी रिलीज़ करते हैं। प्लांट्स के पास ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन को इंश्योर करते हैं। प्लांट्स में एनिमल्स की तरह कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, लेकिन इनके पास स्टोमेटा होते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं इस पर्पज़ के लिए। तो मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा ना लेंटिसेल के बारे में, नहीं एनाटॉमी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने लेंटिसेल्स के बारे में पढ़ा। सेकेंडरी ग्रोथ के आसपास में ये टॉपिक दिया होता है। तो लेंटिसेल्स क्या होते हैं? ये स्टेम पर प्रेजेंट होते हैं, लेंस शेप्ड ओपनिंग होती है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा के बारे में तो आप जानते ही हैं। देयर आर सेवरल रीजन्स वाई प्लांट कैन गेट अलॉन्ग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई सारे रीजन्स हैं कि प्लांट्स जो है वो बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के भी चल सकते हैं। कैसे? सबसे पहला पॉइंट ये है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, ईच प्लांट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स। प्लांट का हर एक पार्ट जो है वो अपने गैस एक्सचेंज की जो ज़रूरतें हैं उनको खुद पूरा करता है।
दूसरी चीज़, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बहुत ही कम होता है, वेरी लिटिल होता है। नेक्स्ट, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट चीज़ ये भी है कि प्लांट हमारी तरह दौड़ भाग थोड़ी करते हैं, एक्सरसाइज थोड़ी करते हैं, तो इनकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बहुत कम होती है। इसके अलावा रूट, स्टेम, लीव्स जो रेस्पिरेशन करते हैं वो एनिमल की रेस्पिरेटरी रेट से बहुत ही कम होता है। और एक और चीज़ हो गई कि केवल फोटोसिंथेसिस के दौरान ही इनको खूब सारी जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है। केवल फोटोसिंथेसिस के दौरान लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज होता है, तो उसके लिए लीफ जो है वो बहुत ज़्यादा वेल एडाप्टेड होती है कि वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की उसको तो पूरा कर ही सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो जो आसपास की सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन वैसे ही मिल जाता है, तो बाहर से उनको ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब सेल फोटोसिंथेसिस करती है तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कोई प्रॉब्लम नहीं होती इन सेल्स में, क्योंकि ऑक्सीजन तो रिलीज़ हो ही रहा है सेल के अंदर। और तीसरा और सबसे मेन रीजन क्या है, थर्ड वाली बात यह है कि वो डिस्टेंस जहाँ पर गैसेस डिफ्यूज़ करती हैं, चाहे वो लार्ज बल्कि प्लांट ही क्यों ना हो, बहुत बड़े पौधे हों, फिर भी उनमें जो गैसेस डिफ्यूजन की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होती है। कैसे कि जितने भी लिविंग सेल होती हैं प्लांट्स के अंदर वो जनरली सरफेस के पास में ही पाई जाती हैं। तो ये लीव्स के लिए सही है, आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन थिक वुडी स्टेम्स और रूट्स के बारे में क्या? तो थिक वुडी और रूट्स में हम लोग क्या कह सकते हैं। स्टेम में सबसे पहले हम बात करें, जो लिविंग सेल्स हैं वो थिन लेयर्स में ऑर्गेनाइज्ड होती हैं बार्क के नीचे, और यहाँ पर ओपनिंग्स होती हैं जिनको लेंटिसेल्स बोला जाता है। अंदर की जो सेल्स हैं, इंटीरियर की जो सेल्स हैं वो डेड होती हैं। आपने पढ़ा हार्टवुड, सैपवुड, तो हार्टवुड की सेल्स तो डेड होती हैं, लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, वो थोड़ी फोटोसिंथेसिस करेंगी। जो बाहर की सेल्स हैं वही ना करेंगी फोटोसिंथेसिस। तो अंदर की सेल्स डेड होती हैं, ये केवल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है, इनका कोई फंक्शनल रोल होता ही नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द सेल जो प्लांट्स में होती हैं वो या तो सरफेस पे होती हैं और या तो सरफेस के पास होती हैं, और तो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में होती हैं। इस वजह से प्लांट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, कि पैरेंकाइमा की जो सेल्स होती हैं वहाँ पर लूज पैकिंग देखने को मिलती है, वहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलते हैं, लीव्स में, स्टेम में, रूट्स में। तो इसकी वजह से एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बन जाता है एयर स्पेस का, और एयर का एक्सचेंज जो है वो जो डिफ्यूजन है वो फैसिलिटेट हो जाता है, इससे उसको हेल्प हो जाती है एयर के डिफ्यूजन को। तो आगे हम लोग समझते हैं। ये तो हमने ये बात समझी कि प्लांट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्यों नहीं होते। नेक्स्ट चीज़, the complete combustion of glucose which provides CO2 and H2O as end products yields energy, most of which is given out as heat. तो complete combustion of glucose जैसे CO2 और H2O एंड प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होता है, तो ये बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन अधिकतर जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है। इक्वेशन देखें, 6H12O6 6O2 6CO2 6H2O एंड एनर्जी। ये एनर्जी जो है वो सेल के लिए तभी यूज़फुल होगा इफ़ दिस एनर्जी इज़ टू बी यूज़फुल टू द सेल, इट्स विल बी एबल टू यूटिलाइज इट टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल्स दैट द सेल रिक्वायर्स। अगर सेल को इस एनर्जी का उपयोग करना है तो सेल को दूसरे मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने पड़ेंगे, वो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी रिक्वायरमेंट सेल को है। क्लियर हुआ? The strategy that plant cell uses to catabolize the glucose molecule in such a way that not all liberated energy goes out as heat. तो प्लांट सेल ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इस तरीके से कैटाबलाइज किया जाए, इस तरीके से इसका ब्रेक डाउन किया जाए स्टेप बाय स्टेप, ये सारी की सारी जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में रिलीज ना हो। The key to oxidize glucose not in one step but in several small steps, enabling some steps to be just large enough such that energy released can be coupled to ATP synthesis. तो इसका की पॉइंट क्या होता है कि ग्लूकोज को एक स्टेप में ऑक्सीडाइज नहीं करना है। इसका की पॉइंट क्या है कि ग्लूकोज को सेवरल स्मॉल स्टेप्स में तोड़ना है, और स्टेप्स इतने बड़े होने चाहिए, इतना लार्ज इनफ होना चाहिए कि जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसको एटीपी सिंथेसिस के साथ जोड़ा जा सके, मतलब जो यहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसे एटीपी बनाया जा सके। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे होता है, यही रेस्पिरेशन की स्टोरी है। इतना सा बस रेस्पिरेशन का सारांश है कि ग्लूकोज को तोड़ना है,
इतने स्टेप्स में ब्रेक करना है कि हीट एनर्जी की फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का लॉस ना हो, एटीपी की सिंथेसिस करी जा सके। तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होते हैं प्रोडक्ट्स की फॉर्म में। जो कंबसन रिएक्शन का जो प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कुछ सेल्स में जो ऑक्सीजन के बिना रहती हैं या फिर ऐसी कंडीशंस में रहती हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो उन सिचुएशंस में क्या होता होगा, उन सिचुएशंस की हम बात करें तो देर आर सफिशिएंट रीजन्स टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल्स ऑन दिस प्लेनेट लिव्ड इन एन एटमॉस्फेयर दैट लैक्ड ऑक्सीजन। तो बहुत सारे सफिशिएंट रीजन्स हैं इस बात को बिलीव करने के, जो पहली सेल्स हैं इस प्लेनेट पर इस एटमॉस्फेयर में रहती थी, ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी। तो आज भी प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसी सेल्स हैं जो कि एनारोबिक कंडीशंस के लिए अडाप्टेड हैं। ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि फैकल्टेटिव एनारोब्स की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर फैकल्टेटिव एनारोब्स में क्या होता है कि अगर इनको ऑक्सीजन मिल गई तो ठीक, तो एरोबिक हो जाएंगे, नहीं मिली तो ये फैकल्टेटिव एनारोब भी हैं, मतलब वैकल्पिक रूप से ये एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। आगे बात करी जाती है दूसरे जो केस हैं जिनको सिर्फ एनारोबिक कंडीशंस की ही रिक्वायरमेंट है, वो ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं। तो किसी भी केस में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एंजाइमेटिक मशीनरी पाई जाती है कि वो ग्लूकोज को पार्शियली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन की हेल्प लिए। तो ये जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में, इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोला जाता है कि बिना ऑक्सीजन के भी पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज पॉसिबल है, उससे थोड़ी सी एनर्जी बनती है लेकिन सेल अपना काम चला सकती है। ये सभी सेल्स में मशीनरी पाई जाती है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, ग्लाइकोज मीन्स शुगर एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग, तो शुगर की यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है। ये जो स्कीम है ग्लाइकोलिसिस की, इसको दिया था गस्टव एम्बडेन, ओटो मेयरॉफ एंड जे पार्नस, इसीलिए इसको EMP पाथवे कहा जाता है, एम्बडेन, मेयरॉफ एंड पार्नस, तो इसको EMP पाथवे के रूप में रेफर किया जाता है। एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये केवल यही एक अकेला साधन होता है रेस्पिरेशन का, यही एक अकेला प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है सेल में, तो ये और ग्लाइकोलिसिस जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। तो प्लांट्स में ग्लूकोज जो है वो सुक्रोज से ऑब्टेन होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है, या फिर स्टोरेज ऑर्गन्स से प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट से। और सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर फ्रक्टोज में एंजाइम इन्वर्टेज की हेल्प से। और ये जो दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं ये ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर कर जाते हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज फिर फॉस्फोराइलेटेड हो जाते हैं, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, और एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज। ये जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है ग्लूकोज की, ये आइसोमराइज कर जाती है, बन जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। सब्सिक्वेंट स्टेप्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के, सब्सिक्वेंट स्टेप्स जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सेम होते हैं आगे। तो ग्लाइकोलिसिस को हम लोग देख सकते हैं फिगर 14.1 में। तो पहले हम लोग ग्लाइकोलिसिस समझेंगे, फिर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखना है ध्यान से ग्लाइकोलिसिस को। ग्लूकोज 6 कार्बन की शुगर है, कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तो यहाँ पे एक ATP खर्च हो रही है, ठीक। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो ये आइसोमर है, आइसोमरेज एंजाइम होता है यहाँ पे। फिर से एक ATP खर्च होता है, तो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जो है वो ब्रेक कर जाता है 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड में, तो ट्राइओज फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, या फिर ट्राइओज फॉस्फेट दूसरा भी है, इसका नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बेसिकली ये दोनों आइसोमर होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ से आगे का जो प्रोसेस है वो 2 मोल का हो जाता है। अभी तक सिंगल मोल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल बन गए ना, तो 2 मोल में हो गया प्रोसेस। तो ट्राइओज फॉस्फेट से बनता है 2 इंटू ट्राइओज बाईफॉस्फेट, यानी कि 1,3 बाई PGA। 1,3 बाई PGA का मतलब क्या, 1,3 बाईफॉस्फेट ग्लिसरिक बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
नेक्स्ट बाई 1,3 बाई पीजीए से बना 3 पीजीए, ये भी 2 इंटू ट्रायोस फॉस्फेट 3 पीजीए। यहाँ पर एक जो ट्रायोस फॉस्फेट से ट्रायोस बाई फॉस्फेट बना, वहाँ पे जो है वो NAD रिड्यूस हो जाता है और NADH का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस में 2 मोल ऑफ ATP की सिंथेसिस होती है, क्योंकि रिएक्शन पूरा ही 2 मोल में चल रहा है ना, तो 2 ATP यहाँ पे फॉर्म होती हैं। फिर ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर भी 2 मोल है। फर्दर एक H2O रिलीज़ हो जाता है और ये बन जाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में से जो फॉस्फो है वो ATP ले जाता है अपने साथ, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गया, 2 ATP यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो इस तरीके से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुई ये चीज़? अब समझते हैं हम लोग इसके बारे में। तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो एक चेन है 10 रिएक्शंस की, डिफरेंट एंजाइम्स के कंट्रोल में होता है और पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज से। तो जब हम ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम उन स्टेप्स को ध्यान देंगे जहाँ पर ATP का यूटिलाइजेशन या फिर सिंथेसिस हो रही होती है, और इस केस में जहाँ पर NADH की सिंथेसिस हो रही होती है। तो ATP जो है वो 2 स्टेप में यूटिलाइज होता है, ध्यान देंगे। ATP 2 स्टेप में यूज़ होता है। पहला स्टेप वो है जहाँ पर ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन होता है, और दूसरा वहाँ पर जहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्जन होता है। देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक प्रोसेस तो ये हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, दूसरा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा होता है। क्लियर? अब आगे देखो, जो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है ये स्प्लिट कर जाता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और 3-PGAL में, यानी कि फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद जो स्टेप है, देयर इज़ वन स्टेप वेदर NADH इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम NAD। NAD से NADH का फॉर्मेशन होता है, और ऐसा कब होता है, जब जो 3PGA है 3PGAL है ये कन्वर्ट होता है 3-PGA में। तो यहाँ पर NAD जो है वो NADH में रिड्यूस हो जाता है, और आगे का जो प्रोसेस है वो 2 मोल का हो जाता है। 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो जो 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट रिमूव होते हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स की फॉर्म में, और PGAL जो है वो ट्रांसफॉर्म NAD प्लस के मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र, मतलब हाइड्रोजन जो है वो PGAL से NAD के मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन हो जाता है। PGAL जो है वो ऑक्सीडाइज होता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बाई PGA में। ये जो कन्वर्जन है बाई PGA का 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ये भी एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, और ये जो एनर्जी है ये ATP के फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाती है। अगली ATP कहाँ पर सिंथेसाइज होती है? अगली ATP जो है वो PEP जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है वहाँ पर सिंथेसाइज होती है। तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं भाई कितनी ATP मॉलिक्यूल्स सिंथेसिस हुए और कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो यूज़ हुए? तो यहाँ पे ध्यान से देखें पूरी साइकिल को, क्लियर हो जाएगा। अभी जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था तो यहाँ पे 1 ATP खर्च हुआ। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे 1 ATP खर्च हुआ। तो चलो हम लोग खर्च वाले को माइनस से इंडिकेट कर लेते हैं, -1 नेक्स्ट जो नीचे की स्टेप हम लोग देख रहे हैं, NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हुआ, तो अभी NADH का तो कुछ होना नहीं है, तो हम लोग सीधा ATP ही काउंट करेंगे। 1,3 बाई PGA जहाँ पे 3PGA में कन्वर्ट हो रहा होता है, यहाँ पर चूँकि रिएक्शन 2 मोल्स में हो रहा है, यहाँ पर +2 ATP का फॉर्मेशन होगा, और नीचे जहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है यहाँ पर +2 ATP का फॉर्मेशन होगा। नेट कितने ATP फॉर्म हो गए आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो। 4 जो है वो प्लस में है, 2 माइनस में है, तो नेट गेन जो होता है वो 2 ATP का होता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। अब आगे समझें इसका जो की प्रोडक्ट क्या है ग्लाइकोलिसिस का। पायरुविक एसिड जो है वो की प्रोडक्ट हो गया ग्लाइकोलिसिस का। तो अब आगे बात करी जाती है इस पायरुवेट का क्या होगा, मेटाबॉलिक फेट क्या है पायरुवेट का। ये डिपेंड करता है सेल की आवश्यकता पर, सेल की नीड पर डिपेंड होता है। तो आगे हम लोग वही चीज़ समझने जा रहे हैं कि भाई
किन किन तरीक़ों से सेल जो है वो पायरुवेट को हैंडल करता है। तो 3 मेजर वेज हैं जिनसे डिफरेंट सेल्स जो है वो पायरुविक एसिड को हैंडल करती हैं जो ग्लाइकोलिसिस के बाद बनता है। पहली चीज़ है, एक तो लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन हो जाएगा, दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा और तीसरा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो 3 चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो लैक्टिक एसिड बन जाए, या तो अल्कोहल बन जाए, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो। तो फर्मेंटेशन जो है वो एनारोबिक कंडीशंस में होता है, बहुत सारे प्रोकार्योट्स में, यूनिसेलुलर यूकार्योट्स में भी होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का CO2 में होना हो, H2O में ब्रेक डाउन होना हो, तो ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्रेब्स साइकिल अडॉप्ट करनी पड़ती है, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, और इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाले प्रोसेस पढ़ लेते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को एक साथ फर्मेंटेशन कहा जाता है। फर्मेंटेशन में क्या होता है देखेंगे। इन फर्मेंटेशन, जैसे कि हम ईस्ट की बात करें, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है एनारोबिक कंडीशंस में सेट ऑफ रिएक्शंस के द्वारा, जहाँ पर पायरुविक एसिड जो है वो CO2 और एथेनॉल में कन्वर्ट होता है। द एंजाइम्स, द पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटलाइज दीज रिएक्शंस। एंजाइम कौन कौन से होते हैं? पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स जो है इस रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम करते हैं। कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाते हैं पायरुविक एसिड से। तो कौन कौन से स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं फिगर 14.2 में दिए हुए हैं, ध्यान से देखेंगे भाई फिगर 14.2। तो ये तो आपने पढ़ा, इधर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस बताया गया है कि ग्लूकोज से ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और प्रोसेस होता गया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना, फाइनली बन गया पायरुविक एसिड। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड से एक तरफ इथेनॉल बन सकता है, एक तरफ लैक्टिक एसिड बन सकता है। फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस समझ रहे हैं। लैक्टिक एसिड बनेगा तो जो NaDH पीछे बना था वो यहाँ यूटिलाइज हो जाएगा, मतलब जो पायरुविक एसिड है वो रिड्यूस हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। नीचे दूसरा प्रोसेस जो दिखाया गया उसमें भी जो है वो NaDH रिड्यूस हो NaDH का यूज़ हो रहा है और पायरुविक एसिड रिड्यूस हो जा रहा है इथेनॉल में, और एक CO2 रिलीज होता है। तो जब इथेनॉल बनता है तो एक CO2 बनता है साथ में। पायरुविक एसिड जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो कुछ नहीं बनता है। और NaDH जो है वो दोनों ही प्रोसेस में यूज हो जाता है जो पीछे ग्लाइकोलिसिस में फॉर्म हुआ था। तो समझते हैं लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है भाई। एनिमल सेल्स जैसे कि मसल्स, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब ऑक्सीजन इनएडिक्वेट हो जाती है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, तो पायरुविक एसिड जो है वो रिड्यूस होता है लैक्टिक एसिड में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से। तो मसल फैटिग वाला फिनोमेना तो पड़ा ही होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है स्केलेटल मसल्स में। वही चीज़ है ये कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये पायरुविक एसिड रिड्यूस होकर लैक्टिक एसिड बना लेता है। और रिड्यूसिंग एजेंट जो NAD प्लस H प्लस है, ये फिर से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है NAD प्लस में, दोनों ही प्रोसेस में। यानी कि जो NADH बना था पीछे वो यहाँ खर्च हो गया। दोनों ही केस, चाहे वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो चाहे वो अल्कोहल फर्मेंटेशन हो, यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती। लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ ATP। मतलब टोटल जो 100% एनर्जी है उसकी सिर्फ और सिर्फ 7% एनर्जी ही यहाँ पे रिलीज हो पाती है, और अधिकतर एनर्जी जो है ATP का फॉर्मेशन भी नहीं कर पाती। आगे बात करी जाती है, ये जो प्रोसेस हैं ये हैजार्डस होते हैं, चाहे हम एसिड की बात करें चाहे हम अल्कोहल की बात करें, दोनों ही प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये हैजार्डस प्रोसेस होते हैं। व्हाट इज़ द नेट ATP दैट इज सिंथेसाइज। नेट ATP कितने होते हैं यहाँ पर जो सिंथेसाइज हो रहे हैं। कैलकुलेट हाउ मेनी ATP आर सिंथेसाइज एंड डिडक्ट द नंबर ऑफ ATP यूटिलाइज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। तो 2 ATP का ही फॉर्मेशन हो रहा है, जो ग्लाइकोलिसिस क्या प्रोसेस में बना वही तो बना। अगला जो स्टेप हो रहा है इसमें कोई स्पेशल चीज़ तो हुई नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ पायरुविक एसिड का रिडक्शन हो गया, कोई एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड तो बना नहीं। तो जब एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का फर्मेंट होता है अल्कोहल या लैक्टिक एसिड में, तो 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। आगे बात करी जाती है, ईस्ट जो है वो खुद को पॉइजन कर लेता है और उसकी डेथ हो जाती है जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन जो है वो 13% से ज़्यादा होता है। तो वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द बेवरेजेस दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड। नेचुरली फर्मेंट किए जाने वाले जितने भी बीवरेज हैं उनमें अल्कोहल कंसंट्रेशन कितना मैक्सिमम हो सकता है? 13 ही हो सकता है, 13 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है।
हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन इस कंटेंट आर ऑब्टेन्ड, कैसे बनाए जाते हैं? इसके लिए आप 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस। तो उससे जो है वो ग्लूकोज को अलग किया जा सकता है, या कॉमनली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो वैसे क्रूड ऑयल के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कई सारे मटेरियल्स को अलग करना होता है। जनरली डिस्टिलेशन के प्रोसेस से अल्कोहल को अलग कर लिया जाता है, क्योंकि अल्कोहल ज़्यादा वोलेटाइल होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वाटर से, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो डिस्टिलेशन के प्रोसेस से उसको अलग किया जाता है और ज़्यादा कंसनट्रेशन का जो अल्कोहल है उसको बनाया जा सकता है। ओके, what then is the process by which organisms can carry out complete oxidation of glucose and extract the energy? ये मुद्दे की बात पूछी गई है, यानी कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिससे ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर सकें और जो एनर्जी यहाँ पर स्टोर्ड है उसको पूरी तरीके से रिलीज़ कर सकें और एटीपी का सिंथेसाइज जो है वो कर सकें। तो जो भी बॉन्ड एनर्जी है ग्लूकोज के अंदर उसको ब्रेक कर सकें और लार्ज नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर सकें, जो कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। यूकारियोट्स में ये स्टेप्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होते हैं और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और रिलीज होता है CO2, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि सबस्ट्रेट में प्रेजेंट होती है। इस टाइप का जो रेस्पिरेशन है ये हायर ऑर्गेनिजम्स में मोस्ट कॉमन होता है और आगे इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में देखो, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक्स प्लेस, एरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का पायरुवेट, वो उसका जो है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन से क्रूशियल इवेंट हैं? सबसे पहली चीज़, पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, स्टेप वाइज रिमूवल होगा सभी हाइड्रोजन एटम्स का, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिलीज होंगे, क्योंकि 3 कार्बन का है तो 3 CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। द पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज ए पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू द मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं हाइड्रोजन एटम्स के जो पार्ट हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं और जहाँ पर जो प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ये दोनों चले जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास और साइमल्टेनियसली ATP की सिंथेसिस भी करी जाएगी। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात नोट करने की ये है कि जो पहला प्रोसेस है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि जो सेकेंड प्रोसेस है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है। पहला प्रोसेस यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, लेकिन दूसरा प्रोसेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और ATP की सिंथेसिस हो रही है, ये दूसरा वाला प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर होता है। आगे समझें, पायरुवेट कहाँ से आया? ग्लाइकोलिटिक मेटाबॉलिज्म से आया, कार्बोहाइड्रेट्स के साइटोसॉल में बना। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में एंटर करता है तो ये अंडरगोज होता है, मतलब इसमें एक प्रोसेस होता है अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बाय सेट ऑफ रिएक्शंस कैटालाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ? कार्बन का रिमूवल। तो देखिए ध्यान से, भाई पायरुविक एसिड है, कोएंजाइम में है, NAD+ है, Mg2+ आयन की प्रेजेंस में, एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होता है, CO2 का एक CO2 रिलीज हो जाता है और जो NAD+ है ये NADH+H+ में रिड्यूस हो जाता है। इस प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH आर प्रोड्यूस्ड। चूँकि 2 पायरुविक एसिड है तो 2 पायरुविक एसिड की वजह से ये रिएक्शन 2 बार होता है और 2 NADH मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है 2 पायरुविक एसिड के मेटाबॉलिज्म की वजह से, जो कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनते हैं ग्लाइकोलिसिस के दौरान। अब एसिटाइल को ए जो है वो साइक्लिक पाथवे में एंटर करता है, जिसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, कॉमनली इसको क्रेब साइकिल कहा जाता है। आफ्टर द साइंटिस्ट हैंस क्रैब ने इसको सबसे पहली बार इल्यूसिडेट किया था, तो उनके आधार पे उनके नाम पे ही नाम रख दिया गया क्रेब साइकिल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, दैट इज क्रेब साइकिल। TCA साइकिल की बात करने जा रहे हैं। TCA साइकिल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? TCA साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड वाटर टू यील्ड साइट्रिक एसिड।
TCA साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है कि एसिटाइल ग्रुप का कंडेंसेशन होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ। जो एसिटाइल ग्रुप है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ जुड़ता है और वाटर के साथ जुड़ता है। बनता क्या है, साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये जो रिएक्शन है ये कैटालाइज किया जाता है एंजाइम साइट्रेट सिंथेटेज से, और एक मॉलिक्यूल जो है वो CoA का वापस रिलीज हो जाता है। सिट्रेट फिर आइसोमराइज हो जाता है आइसोसिट्रेट में, और इसके बाद 2 सक्सेसिव स्टेप्स होते हैं डीकार्बोक्सिलेशन के, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और फॉर्म होता है अल्फा कीटोग्लिटरिक एसिड। उसके बाद जो है वो सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बाकी जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं साइट्रिक एसिड साइकिल के, वहाँ पर सक्सिनिल CoA जो है वो ऑक्सीडाइज होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से ये साइकिल फिर से कंटिन्यू हो जाती है। क्लियर हुआ? देखें भाई साइकिल को, तो ये पायरुवेट आया 3 कार्बन वाला। तो ये लिंक रिएक्शन आप लोग देख रहे हैं जो पीछे देखा कि NAD जो है वो NADH में रिड्यूस हो गया, कोएंजाइम में यहाँ से एंटर किया और बन गया एसिटाइल कोएंजाइम में। आगे का जो रिएक्शन हमने कहाँ से स्टार्ट किया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो साइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम जो एसिटाइल जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ, एक H2O भी ज्वाइन करा साथ में और बन गया साइट्रिक एसिड। कोएंजाइम में तो वापस रिलीज हो गया। साइट्रिक एसिड में क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, एक CO2 रिलीज हुआ, उसके बाद NAD जो है NADH में रिड्यूस हुआ और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। फिर एक CO2 रिलीज हुआ, फिर से जो है वो इसका ऑक्सीडेशन हो गया और NAD का जो है वो रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ यहाँ पे। फिर एक फॉस्फेट का रिमूवल हो गया, GDP जो है वो GTP में कन्वर्ट हो गया और फर्दर बन गया सक्सिनिक एसिड। यहाँ पर FAD जो है वो FADH2 में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर जो सबस्टेंस जो रिड्यूस हो रहा है दैट इज़ FAD। फिर मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर से NAD रिड्यूस हुआ और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से जो साइकिल है वो कंटिन्यू रहता है। ध्यान देंगे इस साइकिल को याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है और इसका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो वो हम लोग समझ लेते हैं भाई। C अल्फ़ा SFMO, ये आप याद रखेंगे, C अल्फ़ा SFMO। तो चूंकि यहाँ पर F को हमने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि ये पूछा जाता है कि FAD जो है वो कौन से स्टेप पर रिड्यूस होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन जो इस साइकिल से बहुत इंपॉर्टेंट है वो है GTP कौन से स्टेप में बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनिक एसिड में जब कन्वर्जन होता है तो GTP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ये भी चीज़ इस स्टेप इस रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे जो सिंपल क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है वो है इसकी सीक्वेंस के बारे में, जो साइकिल का सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल CoA टू सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिल CoA का जब कन्वर्जन होता है सक्सिनिक एसिड में तो एक GTP का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है और ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। तो इस कपल्ड रिएक्शन में जो GTP है वो GDP से कन्वर्ट होता है। GTP is converted to GTP with a simultaneous synthesis of ATP from ATP। तो GTP जो है वो जब GDP में कन्वर्ट होगा तो ATP से ADP से ATP की सिंथेसिस होती है। मतलब बेसिक सी बात यहाँ पे बताने की कोशिश यह करी जा रही है कि जो एक GTP एनर्जी है वो एक ATP एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। तो इन 3 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। कौन कौन से 3 पॉइंट? वो 3 पॉइंट जहाँ पर NAD जो है रिड्यूस होता है NADH में, और एक पॉइंट उसको भी हमें याद रखना है जहाँ पर FAD रिड्यूस होता है FADH2 में। द कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल CoA वाया TCA साइकिल रिक्वायर्स द कंटिन्यूड रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो लगातार ये साइकिल चलती रहे, लगातार ऑक्सीडेशन होता रहे एसिटाइल CoA का TCA साइकिल के द्वारा, तो हमें कंटिन्यूअस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को वापस से रिप्लेनिश करने की या रीजनरेट करने की आवश्यकता होती है, जो कि फर्स्ट मेंबर है इस साइकिल का। तो वो होता रहता है साइक्लिक मैनर में। आपने ऊपर पहले इस रिएक्शन को, इस साइकिल को समझ लिया। इसके अलावा इन एडिशन इट आल्सो रिक्वायर्स रीजनरेशन ऑफ NAD FAD फ्रॉम NADH एंड FADH2। दूसरा NAD और FAD की भी रिक्वायरमेंट होती है NADH और FADH2 से। और इस इक्वेशन की समरी को हम लोग देखेंगे, जो नीचे लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी फेज की इस रिएक्शन की समरी। पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD प्लस FAD प्लस
2H2O, ADP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में 3CO2 रिलीज हो जाता है। एक पायरुविक एसिड के लिए बताया गया ये, एक ग्लूकोज के लिए 2 पायरुविक एसिड होंगे और ये रिएक्शन डबल हो जाएगा अगर हम एक ग्लूकोज के संबंध में बात करेंगे। तो एक पायरुविक एसिड के लिए है ये रिएक्शन। 3CO2 रिलीज हो गया, 4 NADH, 4H+, FADH2 एंड ATP का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या समझे? वी हैव स्टिल नाउ सीन दैट ग्लूकोज हैज़ बीन ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2। तो हमने ये तो देख लिया कि भाई ग्लूकोज ब्रोक डाउन हो गया और CO2 रिलीज हो गया। 8 मॉलिक्यूल्स बने NADH के, 2 बने FADH2 के और केवल 2 ATP मॉलिक्यूल बने TCA साइकिल में। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी ना तो ऑक्सीजन आया पिक्चर में, ना ही खूब सारे ATP बने, तो इस NADH और FADH का रोल क्या है, ये क्यों सिंथेसाइज हो रहे हैं? तो अब आगे हम लोग समझते हैं कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का क्या रोल होता है और किस तरीके से ATP की सिंथेसिस होती है। तो इसके लिए हमें समझना है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। The following steps in the respiratory process are to release and utilize the energy stored in NADH and FADH2। जो फर्दर रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं वो रेस्पिरेटरी प्रोसेस के वो रिएक्शंस हैं जो NADH और FADH2 में जो एनर्जी स्टोर्ड है इसको रिलीज और यूटिलाइज करने का काम करते हैं। ये कैसे होता है? दिस इज अकम्प्लिश्ड व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये तब होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से इनको ऑक्सीडाइज किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास होते हैं ऑक्सीजन तक और फाइनली जो है वो H2O का फॉर्मेशन होता है। जो मेटाबॉलिक पाथवे है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं एक कैरियर से दूसरे कैरियर में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आगे डायग्राम दिया हुआ है इसका। और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। अब समझें, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो NADH से कहाँ जाते हैं? NADH जो कि कहाँ प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पर प्रेजेंट है। कहाँ मतलब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में साइट्रिक एसिड साइकिल के दौरान प्रोड्यूस हुआ NADH, वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं और ये ऑक्सीडाइज किया जाता है NADH डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा। तो ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पे, NADH डिहाइड्रोजिनेज जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 है और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यूबिक्विनोन को ट्रांसफ़र होते हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन पर लोकेटेड होता है। यूबिक्विनोन जो है वो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को रिसीव कर सकता है FADH2 से भी और FADH2 जो है वो सेकेंड कॉम्प्लेक्स पे ज्वाइन करता है। मतलब यूबिक्विनोन जो है वो कॉम्प्लेक्स 2 है जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट के दौरान जनरेट होता है। वो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कब ये जनरेट हो रहा है, इसको मार्क नहीं करेंगे। दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट इन द साइट्रिक एसिड साइकिल। सक्सीनेट के ऑक्सीडेशन के दौरान FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा होता है साइट्रिक एसिड साइकिल में। अब जो रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन है, यूबिक्विनॉल, ये ऑक्सीडाइज होता है विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू साइटोक्रोम C वाया साइटोक्रोम BC1। तो साइटोक्रोम BC1 ये हो गया कॉम्प्लेक्स 3rd। जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो साइटोक्रोम BC1 से C में ट्रांसफ़र होते हैं तो यूबिक्विनोन जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। अब साइटोक्रोम C क्या है? ये एक स्मॉल प्रोटीन है जो कि आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है और ये मोबाइल कैरियर का काम करता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में। कॉम्प्लेक्स 4 क्या है? कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो कि ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें साइटोक्रोम A और A3 पाए जाते हैं। इसके अलावा 2 कॉपर सेंटर्स भी होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास करते हैं कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 तक ETS में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो ये कपल्ड होते हैं ATP सिंथेटेज के साथ जो कि कॉम्प्लेक्स 5 है और इसका काम होता है ADP से ATP की सिंथेसिस करना। ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP बना लेना। जो नंबर ऑफ ATP है, ATP मॉलिक्यूल्स, ये किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन डोनर पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। जब NADH का ऑक्सीडेशन होता है तो 3 मॉलिक्यूल बनते हैं ATP के, जबकि FADH2 का जब ऑक्सीडेशन होता है तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ATP के। आल्दो जो एरोबिक प्रोसेस है रेस्पिरेशन का वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है, लेकिन जो रोल ऑफ ऑक्सीजन है वो टर्मिनल स्टेज के लिए लिमिटेड होता है। मतलब बीच में अभी तक कोई ऑक्सीजन का रोल आपने नहीं पढ़ा।
टर्मिनल स्टेज में ही इसका ऑक्सीजन का रोल आता है। हाँ, ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है वो बहुत ही वाइटल होता है। क्यों वाइटल होता है? क्योंकि ये पूरे प्रोसेस को ड्राइव करता है। कैसे? ये सिस्टम से हाइड्रोजन को रिमूव करता है और फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में काम करता है। Unlike photophosphorylation, where it is the light energy that is utilized for the production of proton gradient required for phosphorylation, in respiration it is the energy of oxidation reduction utilized for the same process. तो ध्यान देना, फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस जो आपने फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में पढ़ा था, जहाँ पर लाइट एनर्जी का उपयोग होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर रेस्पिरेशन के केस में जो एनर्जी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, वो सेम प्रोसेस के लिए यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने के लिए यूटिलाइज होती है। तो यही रीजन है, ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। ऊपर दिखाया गया इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स है। तो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर हो रहा होता है। कॉम्प्लेक्स 1 देखा आपने, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होता है। और फाइनली जो है वो यहाँ पर CF0, CF1 दैट इज़ ATP सिंथेटेज, ये कॉम्प्लेक्स 5 हो गया जो कि ATP की सिंथेसिस करता है। अब कैसे होता है ये प्रोसेस आगे समझते हैं। तो मेम्ब्रेन लिंक्ड ATP सिंथेसिस के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। अगर फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो पीछे जाके पढ़ सकते हैं। तो मेम्ब्रेन लिंक्ड ATP सिंथेसिस के बारे में हम लोग वहाँ पढ़ चुके हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में, पिछले चैप्टर में। तो जैसा कि वहाँ पे मेंशन किया गया था, जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एनर्जी रिलीज होती है वो ATP सिंथेसिस करने के लिए यूज़ करी जाती है विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेटेज दैट इज़ कॉम्प्लेक्स 4। और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक F1 एक F0। जो F1 हेड पीस है वो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाता है और इसमें जो है वो ATP को सिंथेसाइज करने के लिए साइट प्रेजेंट होती है। ATP किससे बनता है? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनता है। जो F0 है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब मेम्ब्रेन का ही पार्ट है, मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का इंटीग्रल पार्ट है, और ये वो चैनल फॉर्म करता है जिससे प्रोटॉन जो है वो इनर मेम्ब्रेन से क्रॉस करते हैं। पैसेज ऑफ प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन्स का पैसेज है इस चैनल से, वो कैटालिटिक साइट से कपल्ड होता है जो F1 कंपोनेंट में पाई जाती है, और जैसे ही प्रोटॉन जो है वो यहाँ से रिलीज होते हैं ATP की सिंथेसिस होती है। एक ATP के प्रोड्यूस होने के लिए, मतलब एक ATP के प्रोडक्शन से या 2H+ के पास होने से एक ATP की सिंथेसिस होती है, या कह सकते हो 8 ATP प्रोड्यूस होने के लिए 2H+ जो है वो F0 से थ्रू F0 फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स, F0 से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से होते हुए मैट्रिक्स में रिलीज होते हैं डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, डाउन द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट है। देखो, इस प्रोसेस को अगर अच्छे से समझना है तो आपको फोटोसिंथेसिस में देखना पड़ेगा, जहाँ पे ये बात बताई गई है कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के केस में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, यानी कि जो प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन है वो इनसाइड द ल्यूमेन होता है, यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में होता है। ये बात वहाँ पे बताई गई है। वहाँ जो प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है वो अंदर से बाहर की तरफ होता है, यहाँ जो प्रोटॉन का मूवमेंट होता है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से स्ट्रोमा की तरफ होता है। तो वो जो कंपैरेटिव प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में बताया गया है, उसको वहाँ से समझ लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई F0 F1 पार्टिकल कैसा है। जो F0 पार्टिकल है वो मेम्ब्रेन के साथ एम्बेडेड होता है, इंटीग्रल प्रोटीन वाला पार्ट बनाता है। F1 पार्टिकल जो बाहर की तरफ होता है, और यहाँ पर साइट होता है ATP सिंथेसिस के लिए ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। जब दो प्रोटॉन यहाँ से पास करते हैं तो एक ATP की सिंथेसिस होती है ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। ये चीज़ हमें क्लियर हुई है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में। इट इज़ पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशंस ऑफ द नेट गेन ऑफ ATP। तो ये पॉसिबल है कि हम नेट गेन ऑफ ATP की जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज। हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडाइज होने के लिए कितना नेट गेन हो रहा है ATP। बट रियलिटी में ये एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है,
ये जो कैलकुलेशंस हम लोग बना रहे हैं ये सिर्फ सर्टेन एजम्पशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो सीक्वेंशियल होता है। ऑर्डरली पाथवे की जो फंक्शनिंग है वहाँ पर एक सबस्ट्रेट जो है वो नेक्स्ट सबस्ट्रेट बना रहा होता है विद ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल एंड ETS पाथवे फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर। तो जो है इनको अलग अलग पाथवे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती जब हम सेल की बात कर रहे होते हैं। पर जब हम ऐसे कंसीडर करते हैं, जब हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है, तब हम मान लेते हैं कि ये वाला प्रोसेस ऐसे हुआ, ये वाला प्रोसेस ऐसे हुआ और क्रेब्स साइकिल बिल्कुल एंड में हुआ। जबकि ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, कंटिन्यूस चलते रहते हैं। ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, ETS एक के बाद एक चलते रहते हैं। NADH जो सिंथेसाइज हुआ ग्लाइकोलिसिस में, ये ट्रांसफ़र हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है और नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन द पाथवे आर यूटिलाइज टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड। तो जब हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बना रहे होते हैं तब हम कुछ कंसीडरेशंस लेके चलते हैं, उसके बारे में बात करी जा रही है। देखो, नेचुरली ऐसा हो सकता है कि ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुविक एसिड बना, पता लगा पायरुविक एसिड गायब हो गया, किसी दूसरे मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए चला गया, तो हम जो एनर्जी कैलकुलेट करने बैठे वो तो होगी नहीं। तो उसके लिए कुछ एजम्पशन मान लिए जाते हैं कि ऐसा होगा तभी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट को कैलकुलेट किया जा सकता है। पहली चीज़, ये जो प्रोसेस है वो सीक्वेंशियल होने चाहिए। दूसरी चीज़, जो NADH सिंथेसाइज हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाना चाहिए और उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होना चाहिए। तीसरी चीज़ कि कोई भी इंटरमीडिएट जो पाथवे में है वो दूसरे मॉलिक्यूल या दूसरे कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। और लास्ट चीज़ वो ये है कि केवल ग्लूकोज ही रेस्पायर हो, कोई अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट बीच में पाथवे में एंटर ना करे या इंटरमीडिएट स्टेज ना बनाए या इंटरमीडिएट स्टेज से वो एंटर ना करे। ठीक, लेकिन इस तरह के जो एजम्पशंस हैं वो लिविंग सिस्टम के लिए वैलिड नहीं होते हैं। जितने भी पाथवे हैं साइमल्टेनियसली काम करते हैं और एक के बाद दूसरा काम नहीं करता, वो लगातार काम करते ही रहते हैं। जो सबस्ट्रेट हैं इस पाथवे में एंटर करते रहते हैं और विड्रॉ भी किए जा सकते हैं जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ATP जो यूटिलाइज हो रहा होता है जब उसकी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं ATP बन के बैठा हुआ है कि तुम गिन लोगे, लड्डू थोड़ी है तुम्हारे घर का, तुम काउंट कर लोगे तभी खाएंगे, नहीं। ATP यूटिलाइज होता रहता है जब उसकी आवश्यकता पड़ती है। और जो एंजाइम रेट हैं ये बहुत सारे मल्टीपल मीन्स से जो है वो रेगुलेट किए जाते हैं। हाँ, लेकिन इससे हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और इस लिविंग सिस्टम की इफ़िकेसी और ब्यूटी को समझ सकते हैं कि एनर्जी जो है वो कैसे स्टोर होती है। तो नेट गेन जो है वो 38 ATP मॉलिक्यूल्स का होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज़ बात बताई गई है। तो अब हम फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन को कंपेयर करेंगे। फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन को, फर्मेंटेशन में क्या हो रहा था, पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा था ग्लूकोज का, जहाँ पे जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट डिग्रेडेशन हो रहा है CO2 और H2O में। फर्मेंटेशन में जो नेट गेन है वो केवल 2 मॉलिक्यूल हो रहा था ATP का, जबकि हाँ आगे क्या हो रहा था, फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पायरुविक एसिड वेयर इज मैनी मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर जनरेटेड इन द एरोबिक कंडीशंस। तो फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस में क्या हो रहा था, केवल 2 ही ATP बन रहे थे। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब 2 पायरुविक एसिड में ब्रेक हो रहा था, जबकि एरोबिक कंडीशंस में बहुत ज़्यादा ATP का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हम बात करें, जो NADH ऑक्सीडाइज हो रहा है NAD में, rather slowly in fermentation, however the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration। तो NADH का जो ऑक्सीडेशन हो रहा था ना लास्ट वाले प्रोसेस में, आपको याद है पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होता है लैक्टिक एसिड में या फिर इथेनॉल में, तो NADH जो है वो वापस ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD में। तो फर्मेंटेशन के दौरान ये जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो हो रहा होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जब यही प्रोसेस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो ये बहुत विगरस होता है, बहुत ही फास्ट रेट पे होता है। अब हम समझते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो एम्फीबोलिक पाथवे क्यों है। ग्लूकोज जनरली फेवर्ड सबस्ट्रेट होता है रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, फिर ये रेस्पिरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। जो दूसरे सबस्ट्रेट हैं उनको भी रेस्पायर किया जा सकता है, जैसा कि पहले मेंशन किया जा चुका है, लेकिन वो रेस्पिरेटरी पाथवे में फर्स्ट स्टेप से एंटर नहीं करते हैं। डायग्राम हम लोग अभी देखेंगे अगले पेज पे 14.6 कि कहाँ से जो है वो कौन कौन से पॉइंट से डिफरेंट सबस्टेंट्स एंट्री कर सकते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में। पहले समझ लेते हैं।
फैट को जो है वो ब्रोकन डाउन होने की आवश्यकता होती है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में पहले। अब फैटी एसिड जो है वो, अगर फैटी एसिड को रेस्पायर होना है तो इनको डिग्रेड होना पड़ेगा एसिटाइल को ए में, और एसिटाइल को से ये पाथवे में एंटर कर सकते हैं। ग्लिसरॉल भी पाथवे में एंटर हो सकता है अगर ये PGAL में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट प्रोटीन के बारे में बात करी गई, तो प्रोटीन भी एंटर कर सकते हैं जब प्रोटीन जो है वो प्रोटीएज से डिग्रेड किए जाए और इंडिविजुअल अमीनो एसिड जो है वो डीएमिनेशन के बाद स्ट्रक्चर के आधार पर, अपनी स्ट्रक्चर के आधार पर, जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है उसके आधार पर ये पाथवे में एंटर कर सकता है किसी भी स्टेज पर क्रेब्स साइकिल में, पायरुवेट की फॉर्म में या फिर एसिटाइल को एंजाइम ए की फॉर्म में। चूँकि रेस्पिरेशन में जो है वो सबस्ट्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ सबस्टेंस। जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है इसको ट्रेडिशनली हम कैटाबोलिक प्रोसेस मानते थे, लेकिन क्या रेस्पिरेटरी पाथवे कैटाबोलिक प्रोसेस है? बट इज़ दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? क्या हमारी ये जो समझ है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, करेक्ट है? तो पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर रेस्पिरेटरी पाथवे में डिफरेंट सबस्टेंस वो एंटर कर सकते हैं अगर उनको रेस्पायर होना है, एनर्जी डिराइव करना है। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट it is these very compounds that would be withdrawn if the respiratory pathway for the synthesis of the seed substrates। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की आवश्यकता है, वो ये है कि ये जो कंपाउंड्स एंटर कर सकते हैं ये रेस्पिरेटरी पाथवे से एग्जिट भी कर सकते हैं जब इन्हीं सबस्ट्रेट्स को सिंथेसाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर हुआ? तो जब भी फैटी एसिड जो है वो ब्रोक डाउन होते हैं एसिटाइल को ए में रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करने के लिए, इट इज़ यूज्ड एज सबस्ट्रेट। जब फैटी एसिड एसिटाइल को ए में ब्रोक डाउन होते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर होने से पहले, तो ये सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन जब ऑर्गेनिज्म को फैटी एसिड की आवश्यकता होगी तो एसिटाइल को ए जो है वो रेस्पिरेटरी पाथवे से विड्रॉ किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो रेस्पिरेटरी पाथवे है ये दोनों रूप से पिक्चर में आता है, ब्रेकडाउन के दौरान भी और फैटी एसिड की सिंथेसिस के दौरान भी। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं जो ब्रेकडाउन या सिंथेसिस है प्रोटीन का, वहाँ पर भी रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट जो है वो लिंक फॉर्म करते हैं। ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा होता है उसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म और सिंथेसिस को बोलते हैं एनाबोलिज्म। क्योंकि रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी पाथवे में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, तो इसको ज़्यादा अच्छे से कैसे कंसीडर किया जा सकता है कि रेस्पिरेटरी पाथवे जो है वो एक एम्फीबोलिक पाथवे है, एक कैटाबोलिक पाथवे नहीं है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देख सकते हैं भाई फिगर 14.6 को हम लोग समझ रहे हैं। सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जनरली कौन सा यूज़ किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट जनरली जो है यूज़ होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में DHAP, और ये ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट, फाइनली पायरुविक एसिड बनता है, एसिटाइल कोए बनता है और क्रेब्स साइकिल होता है। तो ये ग्लूकोज के लिए होता है। प्रोटीन को अगर एंटर करना होता है तो प्रोटीन ब्रेक होता है अमीनो एसिड में और ये एंटर कर जाता है पायरुविक एसिड से। सिमिलर जो है वो फैट्स को अगर ऑक्सीडाइज होना होता है, फैट जो है वो सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ हो रहा होता है, तो फैट ब्रेक होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल एंटर हो सकता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की फॉर्म में और फैटी एसिड जो है वो एसिटाइल को ए एंजाइम यहाँ से एंटर कर सकते हैं। और जब इनका फॉर्मेशन होगा, फैटी मान लीजिए फैट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये यहाँ से रिमूव भी हो सकता है। जब प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो पायरुविक एसिड यहाँ से रिमूव भी हो सकता है। इसीलिए तो रेस्पिरेशन के पाथवे को हमने क्या बोला? एम्फीबोलिक पाथवे बोला। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशंट के बारे में। तो चलिए रेस्पिरेशन के एक और एस्पेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, CO2 रिलीज होता है। जो रेशियो है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड रेस्पिरेशन में, इसी को बोला जाता है रेस्पिरेटरी क्वोशंट या फिर रेस्पिरेटरी रेशियो। तो RQ क्या हो गया? कितना CO2 निकल रहा है, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का इनपुट, CO2 का आउटपुट। CO2 का आउटपुट वर्सेस ऑक्सीजन का इनपुट का जो रेशियो आता है उसी को RQ बोला जाता है। और रेस्पिरेटरी क्वोशंट जो है वो टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है जो रेस्पिरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है। जब कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ किए जाते हैं सबस्ट्रेट के रूप में तो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं और RQ जो है वो 1 होता है, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 और ऑक्सीजन जो है इवॉल्व होते हैं और कंज्यूम होते हैं, जैसा कि इक्वेशन में दिखाया गया है। देखिए ध्यान से,
C6H12O6 प्लस 6 CO2 रिलीज हुआ, 6H2N एनर्जी, RQ क्या हो गया 6 CO2 इवॉल्व हो रहे हैं, 6 ऑक्सीजन यूज़ हो रहे हैं, RQ हो गया 1। जब फैट्स का इस्तेमाल किया जाता है रेस्पिरेशन के लिए तो RQ जो है वो लेस देन 1 होता है, और फैट के लिए, फैटी एसिड के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाया गया ट्राइपाल्मिटिन के बारे में। जब सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ हुआ तो ये ट्राइपाल्मिटिन है, और ये इसका रिएक्शन करके बताया गया कि 102 CO2 रिलीज़ होते हैं और 145 ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होते हैं। तो जो RQ आता है 0.7 के आसपास आता है। प्रोटीन्स के लिए जब प्रोटीन्स जो है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ करी जाती है तो इनका जो रेशियो है वो 0.9 आता है। ओके, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर ऑफन मोर देन 1। प्योर प्रोटीन्स एंड फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें समझने के लिए, वो ये है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स जो है वो अक्सर एक से ज़्यादा होते हैं। ग्लूकोज भी काम कर रहा होता है, फ्रक्टोज भी काम कर रहा होता है, गैलेक्टोज भी काम कर रहा होता है। इसके अलावा फैट का भी ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, प्रोटीन का भी हो रहा होता है, लेकिन प्योर प्रोटीन और फैट्स का जो है वो कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को लाभ मिल सके। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।